के साथ बड़ा धोखा हुआ हिंदुओं के साथ में। भारत हजारों मंदिर टूटे, फिर मुसलमान भारतीय मुसलमानों ने एक देश ले लिया अलग से। The scene in Karachi at the meeting of the Constituent Assembly. Liaquat Ali Khan moved a resolution concerning the Pakistan national flag and handed one round. ठीक है, उसके बाद में भी हमको अयोध्या, काशी और मथुरा संपूर्ण रूप से न मिले। तो हिंदुओं पे एक पूरा गांधी जी की जो दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई, उसको लेके कांग्रेस ने एक पूरा प्रो मुस्लिम मॉडल थोप मारा। और ये जो रिएक्शन है, जो हेट्रेड है मुसलमानों की जो आती है, वो इसके लिए आती है। ईद का एक डिस्क्रिप्शन दिया उसने कि भाई ईद का दिन था, सुल्तान सिंहासन पे बैठे थे, उनके उमराव दोनों साइड पे बैठे हुए थे। वो जो हिंदू औरतें लोग पकड़ के लाए थे, सभी जाति दलित से लेके ब्राह्मण तक, उनको लाते थे ग्रुप्स के अंदर, उनको नचवाते थे और फिर उनको स्लेव गर्ल के रूप में बांट देते थे। लेकिन भारत का विभाजन जो है वो गांधी जी के आइडियोलॉजी से हुआ है, ऐसा कोई भी ईमानदार आदमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। उनके जो दो सिद्धांत जो थे, हिंदू मुस्लिम एकता कोई भी कीमत पे, दूसरा संपूर्ण अहिंसा, कोई मारे तो मार खाते जाओ। निकल से मानव जाति के पहले व्यक्ति है गांधी जी जो संपूर्ण अहिंसा का ये डेफिनेशन दे रहे, कोई मारे तो मार खाते। तो इन दोनों का लाभ उठाया जिन्ना और मुस्लिम लीग ने। आप ने एक चैप्टर में सावरकर जी को फादर ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी कहा है, व्हाई इज इट सो? चाइना हर रूप से हमारे पीछे था, आर्थिक रूप से पीछे था, सैनिक रूप से पीछे था। और अब सावरकर ने देखा 1952 में ये सैनिक रूप से हमारे से आगे निकल चुका है चाइना। सावरकर ने पहली वार्निंग दी और उस टाइम पे सावरकर ने कहा कि भारत को अणुशक्ति बनना चाहिए, इंडिया शुड बिकम ए न्यूक्लियर पावर। सावरकर ने ये कहा था कि जब तक पाकिस्तान रहेगा भारत चैन की नींद सो नहीं पाए। सावरकर ने कहा था कि पाकिस्तान को हमें रिबेल प्रोविंस के रूप में ट्रीट करना चाहिए, एट द फर्स्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी उसको एनेक्स करना चाहिए वापस। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ इनर वेलनेस टाइप का अगला एपिसोड आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे बीच एक गेस्ट हैं जो सेकंड टाइम हमारे पॉडकास्ट पे अपीयर हो रहे हैं। जाने माने लेखक, वेटरन जर्नलिस्ट एंड एक्स आरटीआई कमिश्नर एज वेल, उदय माहुरकर जी। और आज एक स्पेशल ओकेशन है जिसके लिए हमने इस पॉडकास्ट को ऑर्गेनाइज किया। उनकी किताब माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट, एक बहुत ही ब्यूटीफुल किताब इन्होंने लिखी। आज उस किताब पे डीपली हम चर्चा करेंगे। उदय जी, थैंक यू सो मच शो पे आने के लिए। कोई भी, मैं भी एक लेखक हूँ, तो कई बार हम किताब किसी टॉपिक पे चूज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ अंदर उस टॉपिक को लेके कोई डिस्टर्बेंस होती है, या फिर हम देखते हैं कि लोगों के बीच में कुछ उसको मिसकंसेप्शन है, तो हमारे अंदर एक डिज़ायर पैदा होती है कि मैं इस किताब को लिखूं। तो आपके लिए वो क्या मोमेंट था, आपने क्यों ये डिसाइड किया कि मुझे इस टॉपिक पे किताब लिखनी है? देखिए, ये किताब जो है वो मेरे गए 10 सालों में भारत के ऐसे मुद्दे जिससे देश जूझ रहा है उन पे लिखे हुए मेरे लेख हैं। ओके। लेकिन और थोड़ा गहरे में जाऊं तो मैं छोटेपन से मेरी पत्रिका में ऐसा लिखा था कि मैं जज बनूंगा। अच्छा। और अच्छा जज बनूंगा। Okay. मैं बन गया पत्रकार, जो एक जज की भूमिका भी है। जी जी, ट्रू ट्रू। तो मेरा ये था कि इतिहास का ज्ञान मेरा अच्छा था। मुझे कई बार ऐसा लगता था कि जो नैरेटिव्स चल रहे हैं वो सत्य से सुसंगत नहीं है। ओके। मैं ऐसा मानता हूं कि सही इतिहास का अध्ययन और उसका सही अर्थ बोधपाठ, जी, इससे ही आप अपनी एक नई यात्रा आप तय कर सकते हो। राइट। या आपका फ्यूचर जो कोर्स है वो आप पास्ट को इग्नोर करके आप नहीं कर सकते। पास्ट तो एक तो आपको सही तरह से समझना है, उसका अर्थघटन सही तरह से करना है आज के युग के लिए। ओके। ये मेरा थिंकिंग प्रोसेस है। ओके। आपकी नज़र में एक ट्रू नेशन फर्स्ट का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग कि मैं देश को सबसे पहले रखूं? देखिए, नेशन फर्स्ट जो टर्म है उसका उपयोग आजकल कई लोग कर रहे हैं। जी। मेरा जो इसमें विचार व्यक्त किया है उसको मैं कहूंगा ट्रू नेशन फर्स्ट।
राइट। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिससे देश को नुकसान हो, भले आपका खुद का नुकसान हो जाए। और इसका सबसे बड़ा दाखला है वो वीर सावरकर का है। जी। वीर सावरकर पे से जब बंदिशें उठा ली गई 1937 में, और उनको चुनना था कि कौन सी पार्टी को ज्वाइन करे पॉलिटिक्स में, उस टाइम पे उन्हें नेताजी बोस और दूसरे 2 नेता कांग्रेस के, उन्होंने न्योता भेजा कि आप कांग्रेस में आइए, कांग्रेस को बल मिलेगा। इसका कारण ये हो सकता है, मेरा अनुमान है ये, कि संपूर्ण अहिंसा को लेके सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का एक आइडियोलॉजिकल एक वॉर चल रहा था। शायद उनको लगा होगा नेताजी बोस को कि अगर सावरकर आते हैं जितने महान क्रांतिकारी हैं तो मेरा पक्ष जो है वो कांग्रेस में स्ट्रांग होगा। राइट। लेकिन ये जो न्योता है वो सावरकर ने ठुकरा दिया। सावरकर ने ये कहा कि कांग्रेस हिंदू हकों को हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, और इस पतमिंदी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसका वापस आना नामुमकिन है। राइट। और भारतवर्ष में हिंदू हकों को हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण करना ये देश के साथ धोखाधड़ी है। राइट। उसमें उस बाद में उन्हें एक स्टेटमेंट दिया था, बड़ा फेमस है, मैं सही राष्ट्रभक्तों की आखिरी पंक्ति में खड़ा रहना पसंद करूंगा, बजाय ऐसे लोगों की पहली पंक्ति में जो राष्ट्रवाद के नाम पे राष्ट्र से धोखा कर रहे हैं। समझा? और उन्हें हिंदू महासभा जैसी छोटी पार्टी, कांग्रेस का तो बहुत बड़ा स्वरूप था उस टाइम पे। ट्रू। समझा? तो कांग्रेस ज्वाइन करना एक तरीके से एक देशभक्ति का लेवल था। यस, एम्बिशन। यस, तो आप देशभक्त हो गए। ट्रू। समझा? राइट। तो उन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन की, छोटी सी पार्टी। ऐसा नहीं कि हिंदू महासभा के सभी सिद्धांतों से वो सहमत थे, पर वो एकमात्र पार्टी ऐसी थी जो हिंदू हकों का हनन नहीं कर रही थी। इसके लिए वो हिंदू महासभा अध्यक्ष बने, और अध्यक्षता के रूप में उनका पहला जो वक्तव्य था वो ग्रहण किया था, पद ग्रहण किया था अहमदाबाद में। अच्छा। 1937 दिसंबर में। ओके। और उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि अगर कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण बंद नहीं करती है तो भारत का विभाजन हो सकता है। पहले ही कह दिया। विभाजन की भविष्यवाणी वीर सावरकर ने 10 साल पहले कर दी थी। इसको बोलते हैं नेशन फर्स्ट। तो आज के युवाओं में अगर हम देखें, या आज का जो परसेप्शन है, आपको क्या लगता है कि नेशनलिज्म की क्या मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर? नहीं, देखो, एक सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि आप जिस पक्ष में हैं, जो आपके नेता हैं, वो कोई गलती नहीं कर सकते ऐसा आप मानते। वो तो नैरेटिव वार में फंस गया। राइट। ये पुस्तक जो है वो नैरेटिव वॉर से ऊपर उठ के देश के समस्या को देखने का एक मौका देती है। ओके, गॉट इट। आप समझे? जैसे कि एक नैरेटिव चला, गलत है। मैं आपको मीडिया की भाषा में सुनो, एक नैरेटिव चल गया मीडिया के अंदर, गलत है। राइट। एक चैनल में चल गया, वो उसकी टीआरपी बढ़ गई उसकी। राइट। तो दूसरा हो रहा है, वो चेक नहीं करेगा कि गलत है ये, वो भी उसको आगे ले जाएगा। क्यों? टीआरपी उसको चाहिए। सही बात है। तो राष्ट्र सुप्रीम है। समझा? राइट। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि वीर सावरकर का राष्ट्रवाद अगर फैल गया पब्लिक के अंदर, तो ये वामपंथी, बहु इस्लामवादी, पैन इस्लामिस्ट, इनकी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। क्योंकि वो जो सावरकर का जो है वो बिल्कुल इट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। सावरकर का जो पूरा जो थिंकिंग है उसको मैं अल्टीमेट ट्रूथ गिनता हूँ। ओके। सो ये जो कई रिएक्टिव नेशनलिज्म होता है कि लोग नेशन के नाम पे कई बार चीज़ें जला देते हैं और अपने आप को नेशनलिस्ट कह रहे होते हैं, उसमें और आपका जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है, दोनों में क्या अंतर रहता है? बहुत अंतर है जी। कोई भी काम ऐसा नहीं करना कि आप जिससे देश को नुकसान। राइट। जैसे कि अभी एक जो अल्ट्रा राइट है, हिंदूवादी जो है जी, है ना, उनमें एक फैशन है कि भाई मुसलमान का आता है तो वो गलत ही होगा। आप समझे? अब मैं ये मानने को तैयार हूं कि भारत के साथ बड़ा धोखा हुआ हिंदुओं के साथ में। भारत में ठीक है, हजारों मंदिर टूटे, फिर भारतीय मुसलमानों ने एक देश ले लिया अलग से। ठीक है,
उसके बाद में भी हमको अयोध्या, काशी और मथुरा संपूर्ण रूप से न मिले, तो हिंदुओं पे एक पूरा गांधी जी की जो दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई उसको लेके कांग्रेस ने पूरा प्रो मुस्लिम मॉडल थोप मारा। Right. और ये जो रिएक्शन है, ये जो हिंदू जो हेट्रेड है मुसलमानों की जो आती है, वो इसके लिए आती है कि तुम लोग कांग्रेस का उपयोग करके हमारे हकों का हनन कर रहे थे। ओके, आप समझे? राइट। हाँ, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि मुसलमान के अंदर भी तीन भाग है। एक है मोस्ट कट्टरवादी जो काफी बल पकड़ चुका है कांग्रेस की पॉलिसियों के कारण, दूसरा है कम कट्टरवादी और तीसरा है सहिष्णु। तीनों को आपको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। राइट। जो मोस्ट कट्टरवादी हैं उनसे आपको लड़ना पड़ेगा, जो लेस कट्टरवादी है उनको आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, उनके लिए एक द्वार खुला रखना पड़ेगा मेन स्ट्रीम में आने के लिए, और जो कट्टरवादी नहीं है उनको साथ में रखना पड़ेगा। राइट। समझा? राइट। अब आप सबको गालियां दे रहे हो, अगर सबको अभी तो वो आप उनको इकट्ठा कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। अगर इकट्ठा होते हैं मुसलमान तो कट्टरवाद उसमें ज्यादा फैलता है। ये एक अभी तक की मेरी स्टडी है। राइट। मुसलमान अगर इकट्ठा होते हैं इस्लाम के नाम पे तो कट्टरवाद फैलता है ज्यादा। ट्रू। समझा? तो मैं समझ सकता हूं कि जो हिंदुओं के साथ हुआ है पहले 60-70 साल के अंदर, वो काफी अन्याय हुआ है, गुस्सा जायज है, लेकिन हमें एक राष्ट्र हित के एंगल से देखना पड़ेगा। ट्रू। हम मुसलमानों को इकट्ठा नहीं कर सकते। राइट। राइट। ट्रू। सो आप हिस्ट्री में, मैंने देखा, हम जब भी मिले आप बहुत डीपली इंटरेस्टेड रहते हैं, तो कई बार हिस्ट्री को मिस रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पेशली आप कह भी रहे थे कि आज़ादी के बाद काफ़ी सारा मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन आने वाली जनरेशन को कैसे इम्पैक्ट करता है, नेशनल ग्रोथ को कैसे इम्पैक्ट करता है, साइकोलॉजिकल लेवल पे, या फिर ओवरऑल कैसे इम्पैक्ट करता है? नहीं, आप देखिए ना कि यूपीए सरकार के टाइम पे जो हिस्ट्री का जो सेक्शन था उसके अंदर तो सिर्फ मुगल ही थे। राइट। भाई छत्रपति शिवाजी के महाराज का नाम एक जगह था, राणा प्रताप को तो नाम ही नहीं था। 7वीं वाले सिलेबस में 7 का जो सिलेबस था उसमें राणा प्रताप का नाम ही नहीं था। राइट। महाराणा प्रताप कहाँ? तो इम्पैक्ट करेगा ना। आप छोटेपन में देखिए, जो इम्प्रेशनेबल एज है छोटेपन की, उस टाइम पे आप जो बोगे वही उगेगा। राइट। अब ऐसे ऐसे राजस्थान में, महाराष्ट्र में और जगह पे, केरला में ऐसे ऐसे वीर पुरुष हो गए बड़े बड़े, जिनका नाम भी हम नहीं जानते। एक कपिलेंद्र करके हो गए, उड़ीसा के राजा, मैं तो मानता हूँ सम्राट ही थे वो। उन्होंने उड़ीसा से उन्होंने जौनपुर को इन्वेड किया था। कहाँ है उड़ीसा और कहाँ जौनपुर है? उनका नाम भी नहीं जानते हम। उनकी नॉर्थ वेस्ट जो बाउंड्री थी करीब करीब इंदौर तक थी। ओहो। अब वो सही में तो वो मतलब सम्राट ही थे वो, हमको मगर नाम भी नहीं मालूम। हिस्ट्री में कोई जिक्र नहीं है। गजपति डायनेस्टी बोलते हैं उसको, Right. कपिलेंद्र। ओके। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हो गए देश के अंदर, उनका इतिहास आना चाहिए था। समझो? मैं भी समझ सकता हूँ कि अकबर ने कुछ अच्छे काम किए तो अकबर का आप दिखा दो, है ना। अकबर को मैं मानता हूँ कि अकबर के ऊपर भी जो एक टिप्पणी आपके चलती है नेगेटिव, वो भी बहुत जस्टिफाइबल नहीं है। देखिए 350 साल तक हिंदुओं पे अत्याचार हुए। राइट। सल्तनत काल के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके लोधी तक एक भी सुल्तान ऐसा नहीं है जो सहिष्णु, जिसको आप सहिष्णु कह सकते हैं। राइट। सारे कट्टर उसमें ही है। बहुत कट्टर रहेगा। मैं आपको एक किस्सा बताऊं जी। मोहम्मद तुगलक का एक ईद का एक डिस्क्रिप्शन है। ईद के दिन जो सेलिब्रेशन होते हैं, इबिन बतूता नाम का एक मोरक्को से ट्रैवलर आया था, जो दिल्ली का काजी था 8 साल, और मदुराई नाम में एक सल्तनत बनी थी, मदुराई दक्षिण में, वहां का काजी था 4 साल, 12 साल हो रहा है यहाँ पे। उसने जो लिखा है, ईद का एक डिस्क्रिप्शन दिया उसने कि भाई ईद का दिन था, सुल्तान सिंहासन पे बैठे थे, उनके उमराव दोनों साइड पे बैठे हुए थे। वो जो हिंदू औरतें ये लोग पकड़ के लाए थे, सभी जातियों की, सभी जाति, दलित से लेकर ब्राह्मण तक, उनको लाते थे ग्रुप्स के अंदर, उनको नचवाते थे और फिर उनको स्लेव गर्ल के रूप में बांट देते थे। ओहो। समझे आप? तो उसने लिखा है कि जिस दिन
ये जो जिस दिन का डिस्क्रिप्शन उसने दिया है, उस दिन बोले मेरे पास ऑलरेडी 5 स्लेव गर्ल थी, मुझे उस दिन उन्होंने फिर से 4-5 दे दी मुझे, तो मेरे को इच्छा नहीं थी, तो मैंने फिर मेरे उन गर्ल्स को, मेरे स्लेव्स को मैंने बांट दी। तो ये हालत मुसलमानों ने अपनी की थी। ओहो, उसके बाद में अगर कोई आता है, एक एक मुसलमान शासक जो कहता है कि भाई हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होंगे, मंदिर नहीं टूटेंगे, उनकी औरतों को एबडक्ट नहीं किया जाएगा, जजिया टैक्स विड्रॉ किया जाएगा, तो आपको थोड़ा तवज्जो तो उसको देना पड़ेगा। राइट। अच्छा, चित्तौड़ का जो मामला लोग बोलते हैं कि चित्तौड़ के अंदर एक बहुत भयंकर मैसेकर किया था, पर बात सही है, उस टाइम पे वो कट्टरवादी था, उसके 2 साल के बाद में उसका रिफॉर्म शुरू हो गया था दिमाग का। बाद में ही टिल द एंड ही रिमेंड ए मॉडरेट लीडर। ओके। मतलब शेख अहमद सरिंदी नाम का एक मौलवी है जो कट्टरवादी मौलवियों का हीरो है आज भी देश के अंदर, कट्टरवादी मुसलमानों का। उसने जब अकबर की ये सुलह कुल की जो पॉलिसी थी हिंदू मुस्लिम एकता वाली, उसको जब क्वेश्चन किया तो उसने कहा, अकबर ने उसको जेल में डाल दिया शेख अहमद सरिंदी को। आज आप वहाबी मदरसा में जाओगे, देवबंद या तबलीग जमात के मदरसा में, तो वहां पे शेख अहमद सरिंदी इज ए हीरो एंड अकबर इज ए विलन। ओके। तो अकबर को आपको कम से कम कुछ मार्क्स तो देने पड़ेंगे ना भाई। राइट। मैं अगर 70 दे रहा हूं या 60 दे रहा हूं तो आप 50 दो, 50 से नीचे आप नहीं दे सकते उसको। गॉट इट। आपने इस किताब के अंदर कुछ और भी चीज़ें बताई हैं जो कि ज़्यादातर लोग जिस पे बात नहीं करते। अंबेडकर और आरएसएस को यूजुअली एक दूसरे के अपोजिट देखा जाता है, मगर आपने कुछ सिमिलैरिटीज पे भी बात की है। सो व्हाट इज दैट? नहीं, ऐसा है कि जो हिंदू कोड बिल आया 50 के दशक में, उसमें आरएसएस और अंबेडकर सामने सामने थे, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जहां अंबेडकर और आरएसएस एक थे। जैसे कि 370, अच्छा, जो आर्टिकल 370 कश्मीर में जी, जब वो लगानी थी, तो नेहरू जी ने शेख भेजा शेख अब्दुल्ला को मिलने अंबेडकर को। इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बलराज भदौक ने दिया हुआ है, जो जनसंघ के पूर्व प्रमुख थे जी, उन्होंने इसका बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने जी। जब शेख अब्दुल्ला गए, जब लॉ मिनिस्टर थे अपने अंबेडकर, शेख अब्दुल्ला ने कहा कि हमें स्पेशल प्रोविजन चाहिए। ओके। तो अंबेडकर ने क्या जवाब दिया? अंबेडकर ने ये कहा कि देखो, सब्सिडाइज खाना हम तुमको दें, तुम्हारी बॉर्डर्स हम प्रोटेक्ट करें, और फिर तुम ये कहो कि हम वहां नहीं आ सकते। ऐसा देशद्रोह में मैं मातृभूमि के सामने नहीं करूं। ट्रू। आई विल नॉट कमिट सच ट्रीचरी विथ माई मदरलैंड। Right. फिर जब पंचायत इलेक्शन की बात हुई, तो सावरकर और गुरु गोलवलकर, आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक, दोनों के व्यूज एक ही थे कि इलेक्शन को आप अगर विलेज लेवल पे ले जाओगे, गांव के लेवल पे ले जाओगे, तो समाज के अंदर एक बंटवारा होगा। हाउ? इट विल क्रिएट डिविजन्स। व्हाई? वो बहुत झगड़ा चलेगा लोकल। अच्छा। ग्राउंड Okay. लेवल के ऊपर जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, जो हारमोनी है, इट विल गेट डिस्टर्ब्ड। ओके, ऐसा ये दोनों मानते थे। ओके, गॉट इट। फिर मुसलमान के ऊपर तो आपको मालूम ही, अंबेडकर के व्यूज तो मुसलमान पे सावरकर से भी ज्यादा शक्ति थे। वो तो ये कहते थे कि कोई मुसलमान भारत को वफादार रह ही नहीं सकता, ऐसा लिखा उन्होंने उनकी जो किताब है। अच्छा। हाँ, उनकी जो किताब है, 2 किताबें हैं उनकी, माई थॉट्स ऑन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान एंड पार्टीशन। ओके। ये दोनों मैंने लिखा हुआ है उन्होंने बात। तो Okay. ज्यादा कठोर है, मैं मानता हूँ ऐसा। यस। मैं एक्सट्रीम, हाँ, बहुत एक्सट्रीम। यस, क्योंकि एक्सट्रीम थॉट आ गया। आज भी आर्मी में है, यस, आज भी कश्मीर के अंदर अगर 10 आदमी मरते तो 2 मुसलमान मरते, राइट, है ना। तो कट्टरवाद बड़ा है, जबरदस्त। राइट, ऐसा नहीं कि मुसलमान सभी कट्टरवादी है। राइट। कुछ अपने आप को रिलीजन से ऊपर इंडियन ज्यादा मानते हैं एज कम्पेयर टू रिलीजन। जो पहलगाम का मैसेकर हुआ, उसमें आप देखो ना, राइट। पहलगाम मैसेकर के अंदर करीबन 3 से 4 कोनी वाले मिले हुए थे आतंकवादियों से।
कुछ लोग भी मिले हुए थे वहां पे, ठीक है, लेकिन कम से कम 40 पौने वाले ऐसे थे जिन्होंने मदद की। सही बात है। हाँ, उसमें एक जो पूना की जो एक बिटिया थी जिसके पिताजी को मार दिया, उसने तो कहा ना कि मेरा पोनी वाला और मेरा टैक्सी वाला वो मेरे लिए भगवान है। हम्म, मेरे टैक्सी वाले ने मुझे कहा कि बहन मैं तुम्हारे आंसू देख नहीं सकता। तो आपको इन लोगों के लिए जगह रखनी पड़ी। ट्रू। दूसरा जो प्रोटेस्ट हुए, मैं तो क्या है, मैं मुस्लिम कट्टरवाद का जानकार आदमी, हिंदू मुस्लिम रिलेशन में मुस्लिम कट्टरवाद, ये मेरी अच्छी उस पर एक पकड़ है इस सब्जेक्ट पे। ओके। जो पहलगाम के सामने जो डेमोन्स्ट्रेशन हुए कश्मीर के अंदर, अगर समझो कि 40 या 50% लोगों ने सिर्फ दिखाने के लिए किए हो और 50% जेन्युइन थे, बहुत बड़ी वो है वो। तो उसमें श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को श्री अमित शाह को मैं अभिनंदन दूंगा राइट। कि कश्मीर के अंदर मतलब उसका मेन स्ट्रीमिंग हो रहा है कश्मीर का। आपने किताब में अशोक सिंघल जी को द लास्ट हिंदू वॉरियर कहा है, व्हाई इज इट सो? देखिए, जो पहले 40-50 साल जो नीतियां चली जी। मुस्लिम तुष्टीकरण की, हिंदू हकों को दबाने की, हिंदू आकांक्षा को दबाने की, उसके सामने मैंने इसमें से लिखा कि भगवान ने एक बैलेंसर के रूप में भेजा। अच्छा। मैंने इसमें क्या कहा? जी। मैंने कहा कि जब अति हो गई मुस्लिम तुष्टीकरण की, उस टाइम पे भगवान ने सिंगल को भेजा बैलेंसिंग पर्सन के रूप में, और सिंगल ने फिर मूवमेंट स्टार्ट किया अयोध्या वाला। राइट। आप समझे? तो जो मंदिर बनाया है आज अयोध्या में, वो तो पहला तो आपको रिकॉग्नाइज करना होगा सिंगल का कंट्रीब्यूशन, अशोक जी का। क्या सोचे, जी। पूरा जो माहौल तो खड़ा किया अशोक जी ने किया है। राइट। राइट। समझे? गॉट इट। तो मैंने इस तरीके से दिखाया उनको कि जो हिंदू हक बिल्कुल दबाए जा रहे थे, उसके सामने एक उन्हें मजबूत मूवमेंट खड़ा किया। इसलिए मैंने कहा है इनके बारे में। तो अभी आपने हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप पे आपने कहा कि काफ़ी आपने इस पे पढ़ा है, तो आप फ्यूचर कैसा देखते हैं? जो आने वाली जनरेशन होगी, मे बी आज से 50 ईयर 100 ईयर बाद, जो ये रिलेशनशिप है, स्पेशली इंडिया में जो हिंदू मुस्लिम का जो रिलेशनशिप है इंडियंस में ही, वो कैसा आपको लगता है फ्यूचर में? सही रूप में कह पाना अभी बहुत कठिन है, ओके। क्योंकि अभी तो मामला बिगड़ा हुआ है। ओके। जो डिस्कोर्स है, नैरेटिव जो है, वो तो बिल्कुल आमने सामने वाला है। और क्यों ये बिगड़ा हुआ है, आपको क्या लगता है? नहीं, मैंने आपको बताया है, जैसे कि कांग्रेस का बलन है, कांग्रेस तो आज मुस्लिम लीग ही है। कि कांग्रेस ने क्या किया आपको समझना पड़ेगा। जिन्ना ने जो 1940 का रेजोल्यूशन पास किया था, पाकिस्तान प्रस्ताव जो पास किया, जिसके द्वारा उन्होंने पाकिस्तान की मांग की, उसके दो भाग थे। पहला भाग था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, और दूसरा भाग था कि जो मुसलमान भारत में रह जाएंगे उनको भारत कैसे ट्रीट करेगा। उसमें उन्होंने स्पेशल ट्रीटमेंट मांगा था। अच्छा। तो कांग्रेस जो है वो जिन्ना के रेजोल्यूशन का सेकंड पार्ट इंप्लीमेंट कर रही थी पहले 60 साल। इसका एक गुस्सा कांग्रेस को ये था कि पार्टीशन के जो घाव है, देखिए पार्टीशन हमारे लिए मातृभूमि का विभाजन था हिंदुओं के लिए। राइट। आप समझे? कांग्रेस को ये था कि हम दबा दबा ऐसा कर देंगे भूल जाएंगे, लेकिन वो भूले नहीं वो घाव को। इसके लिए देखिए, स्व निरीक्षण के बिना धार्मिक समाधान पॉसिबल नहीं है। ओके। तो स्व निरीक्षण हिंदू और मुस्लिम और हिंदू कितना करते हैं, इस पे आधार रखेगा फ्यूचर रिलेशन कैसे होंगे। क्या ऐसा किया जाए? ज्यादा है, अच्छा। हिंदुओं की कम है। ओके। समझा? आप समझे? कुल मिला के उस मुसलमान के अंदर भी अलग अलग वो है तबके। मैं देवबंद और इनकी बात करता हूँ, तबलीग जमात की। राइट। जो लोग ये सोचते हैं कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाए, समझा ना? तो लेकिन स्वनिरीक्षण की आवश्यकता है ना। तो आप जो कह रहे हो कि रिलेशन कैसे होंगे, इट विल डिपेंड ऑन दिस, ऑन द रियलाइजेशन कि आत्म निरीक्षण के बिना
धार्मिक समाधान पॉसिबल नहीं। राइट राइट। Absolutely. यस, लेकिन अगर जो आपने आइडिया दिया है कि सबसे पहले, इसमें कैप्टर है मेरा जी, जो ये रास्ता बताता है कि यस, कैसे अपन हिंदू मुस्लिम रिलेशंस को ठीक कर सकते हैं। अगर आप कुछ 2-3 पॉइंट बता सकें तो। नहीं, एक तो मुसलमान को ये कहना होगा कि अगर आपके हीरो अलाउद्दीन खिलजी है, हम्म आपके हीरो अगर औरंगजेब है, आपका हीरो अगर सिकंदर लोदी है, तो धार्मिक समाधान पॉसिबल नहीं है। आपका हीरो अगर महावीर चक्र ब्रिगेडियर उस्मान है हम्म या हवलदार हमीद है परमवीर चक्र, हम्म या तो इब्राहिम खान गारदी है हम्म जो तीसरी पानीपत की लड़ाई में मराठों को वफादार रहा था, हम्म उसकी वफादारी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, उसको पकड़ के बहुत बुरी तरह से उसको मारा गया अहमद शाह अब्दाली द्वारा। जी, तो आपको इनको कुछ एक डायरेक्शन दो। दूसरा कि हमें रोल मॉडल खड़े करने पड़ेंगे। हमारे समय पर जो मार खा गए हम लोग कि हमने मुसलमानों से रोल मॉडल खड़े नहीं किए। असल जैसे कि किस क्षेत्र में रोल मॉडल, इन हर- व्हाट सेंस? ओके, मुसलमानों के अंदर, देखिए मुसलमानों में मध्यकाल के अंदर तो रोल मॉडल कम है ना, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। अब अकबर है तो अकबर को भी आप गाली दे रहे हो, अकबर कैन बी रोल मॉडल। एक जैनुल अबिदीन हो गए कश्मीर के रूलर, 1420 से 1470 तक उन्होंने राज किया था। उनके साथ लिबरल तो वो अकबर से भी ज्यादा लिबरल थे। ओके, जैनुल अबिदीन, उसको वो हमारी बुक्स में होना चाहिए। ओके, जैनुल अबिदीन होना चाहिए। उसने तो पंडितों को बुलाया वापस, वो मंदिर फिर से बनवाए भाई उसने, अच्छा, समझा। तो जैसे कि दिल्ली में जो रोड है आज भी लोधी के नाम पे रोड है, तुगलक के नाम पे है। क्यों ना उन रोडों का नाम महावीर चक्र ब्रिगेडियर उस्मान पे कर दें। महावीर चक्र ब्रिगेडियर उस्मान का कम बलिदान थोड़ी है। हम्म ही इज द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन इंडियन आर्मी टू डाई ऑन द बैटलफील्ड। मालूम है आपको? कोई ब्रिगेडियर बैटल में मरा नहीं है अभी तक। अच्छा, हाँ, ही इज द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर टू डाई ऑन द बैटलफील्ड, नंबर 1। और तीसरा कि उनकी आप स्टोरी सुनिए कि वो कर्नल थे, हाँ, जब भारत का विभाजन हुआ। जिन्ना ने जान लिया था कि ये आदमी बहुत होशियार है, तो जिन्ना की तो पैनी नजर थी इनको किनको लेना है। तो जिन्ना ने इनको मैसेज भेजा कि आप पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करो, हाँ, मैं इंश्योर करूंगा कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाओगे लास्ट। ये नहीं गए। फिर जब 48 का एक्शन शुरू हुआ, जो प्रॉक्सी वॉर था, जो कबालियों के द्वारा, ट्राइबल्स के द्वारा शुरू किया गया था, जी, पठान ट्राइबल्स को भेजा गया था पाकिस्तान द्वारा। उसमें तो कई सैनिक के रूप में भी आए थे पठान ट्राइबल, काफी उसमें पाकिस्तानी सैनिक ही थे वो तो आधे। जी, तो उस टाइम पे नौशेरा नाम का जो एरिया है जिसके इंचार्ज थे ये, वो लूज कर गए थे। इन्होंने कसम खाई कि मैं जब तक नौशेरा नहीं जीतता वापस, मैं जमीन पे सोऊंगा। अच्छा, 3 महीने के बाद में 3 महीने तक चटाई पे सोए। 3 महीने के बाद में नौशेरा ने जीत लिया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उनको एक तोप का गोला लगा, छोटी तोप का, उससे अच्छा, वो काम आ गए। ओके, ओके। आपने एक और चीज़ पे बात की है यहाँ पे कि दीनदयाल उपाध्याय जी और गांधी जी को एक चैप्टर आपने लिखा है, स्टैंड अलोन असेसमेंट में आप रखते हैं। सो व्हाट इज दैट? एक इसमें एग्जाम्पल दे दूं? श्योर, हाँ देखिए आज भी रोल मॉडल्स हैं। जी, एक इकबाल ममदानी नाम का आदमी है अपने बंबई में, बिजनेसमैन है इकबाल ममदानी। उसका क्या काम है? लावारिस लाश को फ्यूनरल देना, अच्छा, उसके धर्म के हिसाब से। अच्छा, नहीं उसका काम ओहो, कि रोल मॉडल क्यों नहीं हो सकता? राइट। पर जैसे आपने कहा कि इंडिया फर्स्ट, तो अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म से ऊपर बस एक देश को अगर ही अपना एंकर बना ले, हाँ बिल्कुल, वही इंडिविजुअल रोल मॉडल्स के बजाय सपोज कि देश ही एंकर हो जाए, तो फिर आपको आई थिंक दैट विल बी अ बेटर सोल्यूशन, बिकॉज जब आप, देश तो है ही ना, यस, लेकिन उसके सिंबल होने चाहिए। राइट, अच्छा, मतलब जैसे कि उस्मान सिंबल है उसका, हम्म, हवलदार अबिंद उसके सिंबल है, अशफाक उल्ला खान उसके सिंबल है। राइट, हमें सिंबल्स इम्पोर्टेंट है। रोल मॉडल खड़े करने पड़ते।
और उनको हमारी बुक्स के अंदर तवज्जो देनी पड़ी, जगह देनी पड़ी, ताकि छोटे मुसलमान के बच्चे पढ़ते हैं तो दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मिडिवल इन्वेडर्स बट बाय दीज पीपल जिनके लिए टू द कंट्री यू डाई फॉर द कंट्री, पेट्रियोटिज्म जिनके अंदर प्रॉपरली रहा। नहीं छोटे बच्चे के तो आप जो बोगे वो मिलेगा ना, समझो आप। छोटे बच्चे अगर स्कूल में ये पढ़ते हैं उस्मान के बारे में या हवल्दार हमीद के बारे में या इब्राहिम खान गार्दी के बारे में, तो उनके मन में तो इच्छा होगी ना, समझो आप। Right. मैंने आपको बताया जैसे कि आज कश्मीर में अगर 10 आदमी मरते 2 तो मुसलमान होते ही है भाई, समझो आप। एक औरंगजेब नाम का एक सैनिक था 2018 में, नाम था उसका औरंगजेब जी, 2018 में उसको बुरी तरह से मार दिया टेररिस्ट ने, बराबर। उसके फादर भी आर्मी मैन थे, उसके दोनों भाई ने बाद में आर्मी ज्वाइन की। यस, तो True. रोल मॉडल तो है ना, समझा, रोल मॉडल आपको खड़े करने पड़ेंगे। ट्रू जी। ट्रू। हाँ, तो मैं पूछ रहा था आपसे, दीनदयाल उपाध्याय और गांधी को आपने एक स्टैंड अलोन असेसमेंट में एक चैप्टर में रखा है, तो उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए ऐसा है कि दीनदयाल उपाध्याय जो है वो आरएसएस और बीजेपी के एक आइकॉन है जी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म वाली पूरी फिलोसॉफी उन्होंने देश को दी, जी है ना। आरएसएस और बीजेपी का ये प्रयास रहा कि कैसे उनको वैलिडेट करें गांधी के द्वारा, हम्म, कि उनकी और गांधी जी के जो आर्थिक विचार थे वो एक थे, ओके विलेज डेवलपमेंट के विचार थे वो एक थे, ओके, बाकी सब अलग अलग थे वो। हम्म, तो आरएसएस और बीजेपी ने ये किया कि गांधी जी का उपयोग करके उनको वैलिडेट करने का प्रयत्न किया। मेरा ये कहना है कि ही इज योर ओरिजिनल आइकॉन, है ना। गांधी जी, देखो गांधी जी ने भी देश के बड़े बड़े काम किए, राइट, लेकिन भारत का विभाजन जो है वो गांधी जी के आइडियोलॉजी से हुआ है, ऐसा कोई भी ईमानदार आदमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। उनके जो 2 सिद्धांत जो थे, हिंदू मुस्लिम एकता कोई भी कीमत पे, जो बन गया हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पे, दूसरा संपूर्ण अहिंसा, कोई मारे तो मार खाते जाओ। मेरे ख्याल से मानव जाति के पहले व्यक्ति हैं गांधी जी जो संपूर्ण अहिंसा का ये डेफिनेशन दे रहे, कोई मारे तो मार खाते जाओ। महावीर और बुद्ध ने भी ये नहीं कहा है कि कोई आपको मारे तो आप प्रतिकार मत करो। तो इन दोनों का लाभ उठाया जिन्ना और मुस्लिम लीग ने। देखिए 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता किलिंग शुरू हुए। कलकत्ता में इन्होंने एक तरह से जिहादी लॉन्च कर दी हिंदुओं के अगेंस्ट। किसने? मुस्लिम लीग ने। पहले तो 5 से 10 हजार हिंदू मर गए पहले दिन, बाद में कुछ हिंदुओं ने रिटेलिएट किया, लेकिन कांग्रेस उसमें नहीं थी। बिल्कुल उसका अनुमान सही था कि अगर मैं हिंसा करता हूं तो कांग्रेस मजबूर हो जाएगी पाकिस्तान देने के लिए। 16 अगस्त को उन्होंने कलकत्ता किलिंग शुरू किए, कलकत्ता संहार, और 1 साल के बाद में भारत का विभाजन हो गया बराबर। तो मैंने इसमें 10 किस्से ऐसे बताए, गांधी की 10 गलतियां जो दीनदयाल उपाध्याय कभी ना करते। अच्छा, मेरा पॉइंट ये है कि दीनदयाल उपाध्याय को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए आप गांधी जी का उपयोग क्यों कर रहे हो? राइट, मेरा ये प्रश्न है संघ परिवार से। राइट राइट राइट, गांधी जी ने अच्छे काम किए थे। जी, गांधी जी का जो इंक्लूसिव मॉडल है रिफॉर्म का, जी, अच्छा मॉडल है। उनका जो विलेज डेवलपमेंट की विजन है अच्छी है। ग्राम स्वराज की बात है बिल्कुल अच्छी है। आपका स्वच्छ भारत भी उनका ही विचार है। वही हरिजन को बोलते थे कि आप साफ रहो तो आपको सवर्ण लोग एक्सेप्ट करेंगे, राइट, समझा। तो गांधी जी का बड़ा काम है, ऐसा नहीं है। पर भारत का विभाजन वो गांधी जी के विचारों की वजह से हुआ है। इस बात से कोई भी ईमानदार आदमी, बौद्धिक रूप से जो ईमानदार है, वो इनकार नहीं कर सकता। आप ने एक चैप्टर में सावरकर जी को फादर ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी कहा है। व्हाई इज इट सो? वो इसलिए कहा है मैंने कि भारत में जो भी आपत्तियां आई जी, गए 77 साल में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, वो सभी की भविष्यवाणी वीर सावरकर ने कर दी थी। ओके, वो चाइना हो, वो आसाम हो, समझा, पाकिस्तान हो। पाकिस्तान को मैं बताया कि उन्होंने 10 साल पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान हो सकता है। तो उन्होंने हर जो आपत्ति भारत पे आई राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, उसकी भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी। जैसे कि चाइना है,
तो आज के चाइना का गठन जो है वो हमारे 1 साल के बाद हुआ है, हमारे आजादी के। हमारी स्वतंत्रता हमको मिली 15 अगस्त 1947 को, और 1948 में आज का चाइना का गठन हुआ है। अच्छा। चाइना हर रूप से हमारे से पीछे था, आर्थिक रूप से पीछे था, सैनिक रूप से पीछे था। जब अच्छा। सावरकर ने देखा 1952 में कि सैनिक रूप से हमारे से आगे निकल चुका है चाइना, तो सावरकर ने पहली वार्निंग दी। उस टाइम पे सावरकर ने कहा कि भारत को अणुशक्ति बनना चाहिए, इंडिया शुड बिकम ए न्यूक्लियर पावर। 52 में कहा था, जो हम न्यूक्लियर पावर बने, लेकिन 26 साल लेट बने, 76 में बने। समझे? 54 में जब जवाहरलाल नेहरू पंचशील नाम का एक मंत्र लेके आए कि 5 मंत्र अगर भारत और भारत के पड़ोसी देश अगर उसका अनुकरण करते हैं तो भाईचारे से रह पाएंगे। उस टाइम पे दूसरी वार्निंग दी सावरकर ने कहा कि ऐसी चुपड़ी चुपड़ी बातें अगर आप करते हो चाइना के साथ, तो चाइना की जो जमीन हड़पने की भूख है वो बढ़ेगी। उन्होंने कहा, उस टाइम पे उनकी शैली बड़ी कठोर थी बोलने की। उन्होंने कहा, जवाहरलाल नेहरू, योर पंचशील इज मंत्र करने की माला। जो माला होती है वो आपका पंचशील है। चाइना का पंचशील है सबमरीन, बॉम्ब, टैंक, मिसाइल। राइट। उसके पे चेतावनी दी पूरे देश को। उन्हें कहा कि नेहरू बहुत गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और 8 साल के बाद चाइना ने भारत पे आक्रमण किया 62 में, और हमारी खूब सारी जमीन हड़प ली। तो एक तरीके से 62 की जो आक्रमण है चाइना का, उसकी भविष्यवाणी उन्होंने 1954 में कर दी थी। इसके लिए उसको मैं कहता हूं कि वो भारत की राष्ट्रीय और भी इसके कारण है, बहुत सारे कारण है। देखिए सावरकर ने ये कहा था कि जब तक पाकिस्तान रहेगा भारत चैन की नींद सो नहीं पाएगा। कितनी बड़ी भविष्यवाणी है। आज भी हमारे सैनिक गिनते भी नहीं है कितने सैनिक हमारे खत्म हो गए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवाद हो रहा है उसके साथ। ट्रू, समझा? अच्छा, सावरकर ने कहा था कि पाकिस्तान को हमें रिबेल प्रोविंस के रूप में ट्रीट करना चाहिए। एट द फर्स्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी उसको एनेक्स कर लेना चाहिए, वापस ले जाना चाहिए। सावरकर ने 47 में कहा, राइट, पार्टीशन के बाद। ठीक है, ये मौका हमारा कब आया? 71 में हमने पाकिस्तान की 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, लेकिन शिमला एग्रीमेंट के अंदर श्रीमती गांधी ने पीए को नहीं ले पाई, जबकि ले सकते थे उस टाइम। हमारे साथ कैदी थे पाकिस्तानी सोल्जर्स 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर हमारे कैद में थे। फिर भी हम पीओ के नहीं ले पाए। और तो और जो 3 तहसील हमने सिंध में जीती थी, सिंध के अंदर जो हिंदू प्रभावित वो थी तहसील, वो हमने वापस दे दी। हमारा 7 महीने राज रहा वहां पे उन तहसील में, हमारा कलेक्टर होता था जो लगी हुई है जो कच्छ से और बनासकांठा से, वापस कर दी। तो उसके वजह से क्या हो गया, जिन हिंदुओं ने मदद की थी हमें वो एरिया कैप्चर करने में, वो हिंदू ज्यादातर राजपूत थे उसके अंदर जी, तो वो सब उनको भाग के आना पड़ा, भारत आना पड़ा। अरे बाप रे, 1 लाख लोगों का स्थलांतर माइग्रेशन हुआ है। तो ये बिल्कुल सावरकर की पॉलिसीज के विरुद्ध ही था ना ये। 65 के वॉर में हाँ, हम लाहौर से 13 किलोमीटर दूर थे और लाल बहादुर शास्त्री जी ने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। 2 ऐसे मौके आए कि हम पाकिस्तान को मिला सकते थे, कुछ हिस्सों को मिला सकते थे कम से कम, राइट, पर नहीं कर पाए हम। नहीं कर पाए क्योंकि वो विजन नहीं थी हमारे पास, सावरकर की विजन नहीं थी हमारे पास। जो कम्युनल हार्मनी जो क्रिएट करनी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके रास्ते में क्या क्या बैरियर्स आप देखते हैं, जिन बैरियर्स की वजह से ये कम्युनल हार्मनी हम क्रिएट नहीं कर पाते? देवबंद जो स्कूल है, वहाबी स्कूल है भारत में, उसका एक जो तबका है जी, वो बिल्कुल बहु इस्लामवादी है, पैन इस्लामिस्ट है। ओके, समझे ना? तो वो समय बड़ा बैरियर है, वो मुसलमानों को राष्ट्रीय धारा में आने से रोकता है। ओके, और वही ग्रुप को 60 साल में कांग्रेस ने स्ट्रॉन्ग किया।
अब क्या स्थिति है उसकी? यूथ के जो मेन व्यक्ति थे वो थे अबुल कलाम आजाद, हम्म। हमारे पहले शिक्षा मंत्री ओके। मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन पे भी एक चैप्टर है इसमें। जी। कि अबुल कलाम आजाद को राष्ट्रवादी के रूप में देखा जाता है, लेकिन हमने मेरा जो चैप्टर है 15वां चैप्टर, इसमें अपन ने प्रूव कर दिया है कि अबुल कलाम आजाद कांग्रेस में रह के पैन इस्लामिज्म का गेम खेल रहे थे। अच्छा। जैसे कि 1912 में उन्होंने हिजबुल्लाह नाम की पार्टी फॉर्म की थी, हिजबुल्लाह। हम्म। उनकी आत्मकथा कथा में उसका कोई उल्लेख ही नहीं है। अच्छा। चल जा बराबर। फिर तस्कीर नाम की उनकी किताब है उर्दू में, और उसके अंदर उन्होंने अकबर को कंडेम किया है और कट्टरवादी मौलवियों को प्रेस किया है। हम्म। फिर एक मेरे पास ऑडियो कैसेट है एक देवबंदी मौलवी का, वो ये अपने उनको बोल रहा है अपने अनुयायियों को कि आज तबलीग जमात अगर जीवन थे तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए मौलाना अबुल कलाम आजाद का। नेहरू जी ने 2 बार निर्णय ले लिया करीब करीब कि मैं तबलीग जमात को बैन करूंगा, लेकिन वो दोनों बार उनको रोका अबुल कलाम आजाद ने। अच्छा। फिर 1923 का जो बंगाल पैक्ट हुआ कांग्रेस और मुसलमानों के बीच में, वो बंगाल पैक्ट के अंदर क्या था? देश बाबू चित्तरंजन दास नाम के कांग्रेस के नेता थे जो मुस्लिम तुष्टीकरण में गांधी जी से भी आगे थे। उस पैक्ट में 2 ऐसी पॉइंट्स हैं जो आपको बताएंगे कितना वो एंटी हिंदू पैक्ट था। कलकत्ता मुस्लिम कॉर्पोरेशन में मुसलमानों को 80% रिजर्वेशन दे दिया जॉब्स में। ओके। कितना? 80%। और गौहत्या के मुद्दे पे ये लिखा, उसमें ये था कि गौहत्या करनी है नहीं करनी, इट विल बी लेफ्ट टू द गुडविल ऑफ द विजडम ऑफ द मुस्लिम्स। अगर वो करना चाहते हैं तो हिंदुओं को उसको ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। ओके। अबुल कलाम आजाद क्या लिखते हैं अपनी किताब में इंडिया मीन्स फ्रीडम? जी। वो लिखते हैं कि अच्छा फिर क्या हुआ कि देशबंधु की डेथ हो गई ये पैक्ट साइन करने के बाद, और निरंजन पाल आ गए बंगाल की कांग्रेस लीडरशिप में। वो मतलब ही बिकेम द डिसाइडिंग फोर्स। उन्होंने पैक्ट तोड़ दिया। अबुल कलाम आजाद ये लिखते हैं अंदर कि कांग्रेस द्वारा इस पैक्ट को तोड़ना, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स मुस्लिम सेपरेटिज्म, और मुस्लिम लीग का जो मूवमेंट है जी उसको उससे बहुत हवा मिली। तो आप उसको अगर यूनिवर्सली देखोगे, उसके अलग साइड देखो, तो वही कह रहे हैं कि आजाद भारत के अंदर गौ हत्या अगर करता है मुसलमान तो उसको रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो ये जो कम्युनल डिफरेंस है इसमें पॉलिटिक्स का कितना बड़ा रोल रहता है? जी। इसका मेन रोल है। क्योंकि कई बार पॉलिटिक्स भी ये पोलराइजेशन कराती है। नहीं, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की सभी हदें पार कर दी। जी। उसके बाद में हिंदू मूवमेंट खड़ा हुआ, समझे ना? अब हिंदू मूवमेंट जो ओवर रिएक्ट कर रहा है वो भी एक कारण है इसका, लेकिन आप ये भूल नहीं सकते कि ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है। राइट। नुपुर शर्मा है ना, नुपुर शर्मा कुछ बोली मोहम्मद साहब पैगंबर के बारे में जो हदीस में लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए कि वो क्यों बोली। उसके सामने जो लोग थे, 2 मुसलमान थे उस डिबेट के अंदर, वो तो बहुत हिंदू धर्म के विरुद्ध में बोल रहे थे भाई। नुपुर शर्मा का ये रिएक्शन था, आप समझ रहे इस बात को? राइट। वो तो जैसे कि रहमानी थे सामने, उन्होंने ये कहा कि आप लोग तो इंडिया गेट पे खंबे रख दोगे और बोलोगे इसको हम पूजा करेंगे, वो क्या पॉसिबल है क्या? दूसरा एक था, उसने तो और भी इंसल्ट किए। उसी डिबेट में 2 मुसलमानों ने हिंदू धर्म की काफी इंसल्ट की है। उसके रिएक्शन में नुपुर ने बोला है, जो नुपुर ने बोला है वो हदीस में प्रूव होता है, समझो आप। ओके। तो ये आप समझो, तो ये तो कौन प्रोवोक कर रहा है? प्रोवोक तो मुसलमान ही कर रहे हैं ना, समझो आप। ओके। पर ये मैं जरूर कहूंगा कि जो ओवर रिएक्शन है हिंदुओं का, जी, वो नहीं होना चाहिए। ओके। सो एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने करी है कि कई बार योगा है, योगा तो एक बॉडी माइंड प्रैक्टिस है, बट इसको भी कई बार लोग रिलीजन और आइडियोलॉजी से जोड़ते हैं। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? वहां भी आइडियोलॉजी हुई। हाँ।
देवबंद वाले कहते हैं अंदर जी। योगा नहीं करने का, क्यों? वो हिंदू है इसके लिए। योगा का तो कोई रिलीजन नहीं है ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो आप समझ नहीं पाओगे इसको, जी। आपको पढ़ना, आपको तक़वियतुल ईमान किताब पढ़नी पड़ेगी, अच्छा। जो लास्ट चैप्टर मेरा जो है जी। उसी पे है ना। जी जी जी। तक़वियतुल नाम की किताब है जो सभी वहाबी मदरसों में पढ़ाई जा रही है करीबन 150 साल से, ओके। 200 साल से। तो वहां पे मना करते हैं योगा करने के लिए? कोई भी हिंदू चीज नहीं करने की, वो किताब ही वो है कि जो भी हिंदू के कस्टम्स हैं उसको कंडेम करती है वो किताब। अच्छा, तो भले ही वो वो भी हिंदू एक का एक्सरसाइज हो। हाँ बिल्कुल। तो बहुत और एक्सट्रीम बात हो गई। वो किताब को भी अबुल कलाम आजाद ने प्रेस किया, उसके ऑथर को, जो इस्माइल देहलवी है उसके जो ऑथर है, जो बालाकोट की लड़ाई में काम आ गए थे, मार दिए गए थे सिखों द्वारा 1831 में, उनके द्वारा लिखी किताब है, और उनको भी अबुल कलाम आजाद ने प्रेस किया हुआ है, उस ऑथर को भी। तक़वियतुल ईमान जो किताब है, इट इज द स्टेपिंग स्टोन टू मुस्लिम सेपरेटिज्म। ओके। और वो सूफीवाद को भी कंडेम करती है, उसे क्यों? वो सूफी के अगेंस्ट में हो। अच्छा। सूफी में क्योंकि दरगाह पे पूजा करते हैं ना वो लोग मुसलमान। जी जी। वहाबी और सूफी का डिफरेंस क्या है, यही है ना। वहाबी ये कहते हैं कि हम कोई मध्यस्थी नहीं होना चाहिए अल्लाह और मुस्लिम के बीच में। और जो सूफी ये बोलते हैं कि भाई जो संत दफन है दरगाह में, हाँ, उसकी मदद बगैर हम अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। ओके। और वहाबी बोलते हैं कि ये गुरु पूजा है, हिंदुओं से ली हुई चीज है। ओके। तो वो सूफीज्म को भी कंडेम करती है किताब तक़वियतुल ईमान। अच्छा, दैट्स व्हाई दे अपोज योगा एज वेल। हाँ बिल्कुल, अंदर करते हैं आप। देखिए देखो कई शेड्स है, राइट। मैंने ऐसे देवबंदी भी देखे जो योगा कर रहे हैं, ओके। ऐसा नहीं है। जी। उनके जो मौलवी क्या सिखाते हैं वो मैं हाँ। आपको बताऊं। ओके ओके। So- अभी श्री रविशंकर ने एक मुसलमानों का कार्यक्रम रखा, वो बड़े एक स्टेडियम में श्रीनगर पे, जी। 20,000 मुसलमान आए थे उसमें, मेडिटेशंस के लिए। हाँ कर रहे थे वो, यस। ओम भी कर रहे थे, राइट उसमें कुछ देवबंदी भी होंगे। राइट। तो ऐसा नहीं है एकदम, वो देखो ऐसा उसको क्लासिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन जो मौलवी जो है, मोस्ट कट्टरवादी जो है, ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो विरोध कर रहे हो। देखिए गॉट इट। उसके अंदर भी देवबंद में भी दो भाग है, तीन भाग भी हो सकते हैं। हम्म पहला भाग है जो कट्टरवाद है टोटल, हम्म अल फला वाला, हम्म जो बॉम्बे में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, हम्म। दिल्ली में, समझा? यस। दूसरा है जो ये मानता है कि भारत इस्लाम में कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन मुसलमानों को आतंकवाद का सहारा नहीं लेना चाहिए, राइट। समझा? आतंकवाद से दूर रहता है। ट्रू। और तीसरा एक छोटा सा भाग ये भी है जो मेन स्ट्रीम में आना चाहता है। गॉट मैंने इट। देखे ऐसे लोग जो लोग मौलवी के द्वारा पढ़ाए गए लोग नहीं है, राइट। वो उनमें थोड़े से मॉडर्न मिल जाते, कई बार मिल जाते। अगर एक यंग इंडियन, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, अगर ओपन माइंड से आपकी इस किताब को पढ़े तो क्या शिफ्ट उसके माइंड में आ सकता है? उसके माइंड में अगर वो ओपन माइंड से पढ़ता है तो बड़ा शिफ्ट आएगा। जी वो नैरेटिव वॉर में से हट जाएगा, समझे ना? जी। और वो देश को अपना गुरु मानेगा। जी। वो उसके मन में एक ऐसी भावना पैदा होगी कि मुझे सत्य के रास्ते पे चलना है ना। मेरी गलती होगी तो मैं उसको स्वीकार करूंगा, है ना। राइट कट्टरवादी उनके सामने लड़ूंगा, राइट जो देवी दीक्षा नुकसान कर रहे हो, करप्ट आदमी हो, कोई भी हो, मैं लड़ूंगा उसके साथ। राइट। इसी भावना उससे पैदा होगी। ओके। जो कि ये किताब जो पूरी है वो इतिहास को, सही इतिहास को एक अच्छी तरह से इंटरप्रेट करती है और रीडर्स के सामने रखती है, और ये कहती है कि यही रास्ता है भारत को महान देश बनाने का। हम पिछले इतिहास में जाएंगे, उसको सही रूप में देखेंगे, हमें हमारी गलतियां मालूम पड़ेगी, राइट। है ना। अब जैसे कि मेरी जो सावरकर वाली किताब थी, जी
वी सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। वी सावरकर जो भारत का विभाजन रोक सकते, मेरी 2021 की किताब है, जी जिसकी प्रस्तावना मोहन जी भागवत ने लिखी है, जी माननीय संचालक आरएसएस। जी तो उसका उर्दू जो आवृत्ति है उसका अभी लॉन्चिंग था जी 3-4 महीने पहले दिल्ली में। 300 का हॉल था, सब मुसलमान थे उसके अंदर। मैंने उनसे डायरेक्ट डायलॉग किया। हम्म मेरे को कहा देखो तुम्हारी गलतियां तो हुई है, हम्म तो ये किताब जो है वो तुम्हारे लिए मेन स्ट्रीम में आने का रास्ता खोलती है। राइट ये नहीं कहूंगा कि हमारी गलतियां नहीं हुई है, हम्म पर तुम्हारी गलतियां तो हुई है, राइट तुमको उसको स्वीकारना होगा, आत्मनिरीक्षण करना होगा, तभी धार्मिक समाधान हो पाएगा। गॉट इट मेन स्ट्रीम में आना है तब मेरी किताब पढ़िए ध्यान से। और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था, जी कम सैंपल साइज कम था, जी लेकिन वो जो आए थे वहां पे yes, वो उसको उनका रिस्पॉन्स हाँ क्योंकि मैंने बहुत स्पष्ट बात की। जी मैंने उनकी भी गलती की बात की, हमारी गलती की भी बात की, नेगेटिव वार से ऊपर ले जाना, समझा। मैंने सावरकर का बताया भी, सावरकर ने, मैं बोला आजादी के पार्टीशन के टाइम पे जो हिंदू पे अत्याचार हुए थे उसने सावरकर कुछ चीजें ऐसे बोले होंगे राइट जो मुसलमानों को कंडेम करते हुए। राइट राइट जैसे मैं कहा गांधी जी भी एक बार बोले हुए कि मुस्लिम इज अ गुंडा, ऐसा बोले ही ऐसे गांधी जी एक बार, समझा अच्छा समझा। राइट तो मैंने कहा आप उनके शब्दों से जाओगे या उन्हें क्या लिखा है, उनका पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है उससे जाओगे। सावरकर का पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है? सावरकर ने कहा है कि आजाद भारत में सभी धर्म सभी जातियों को समान अधिकार होगा। एक स्टेप और आगे जाते हैं, क्रिश्चियन और मुसलमानों की पूजा अर्चना में कोई बाधा डालता है तो स्टेट विल एंश्योर कि वो अपनी पूजा अर्चना अपने तरीके से कर पाए। लेकिन थर्ड पॉइंट पे वो वार्निंग देते हैं, नेशन विल नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ ए नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटिज्म। देश अल्पसंख्यकवाद के नाम पे देश के अंदर दूसरा देश पैदा करने की अनुमति नहीं देगा। राइट गॉट इट। सो सेकंड लास्ट तो सवाल मेरा आपसे है कि आपकी इस किताब का कोई एक आइडिया आने वाले 10 साल तक अगर रेगुलरली अप्लाई किया जाए तो ग्राउंड रियलिटी में क्या बदल सकता है? देखिए कोई भी आप निर्णय लेते हो तो देश के हित में है कि नहीं, जी ये आपको पहले सोचना पड़ेगा। हम्म आप पूजा कर रहे हो लेकिन काम ऐसे कर रहे हो जिससे देश को नुकसान हो रहा है, वो कोई काम का नहीं। राइट आपको देश को केंद्र में रखना पड़ेगा। मेरा देश है, बड़े बड़े संतों को इस देश के अंदर जिन्होंने इस देश के बड़े महान देश बनने की भविष्यवाणी की है, उस भविष्यवाणी को मुझे सही ठहराना है। और उसमें जो रोड़े आ रहे हैं, विवेकानंद, स्वामी अरबिंदो, श्री अरबिंदो, मेरे गुरु स्वामी परमानंद जी, भारत सेवाश्रम के संस्थापक, ऐसे कई संतों ने, चंद्रशेखर विजय जी महाराज हो गए, ये जैन के बहुत बड़े संत यहाँ पे गुजरात के, समझे ना। राइट ये सभी संतों ने भारत के महान बनने की भविष्यवाणी की है। जी अगर उसमें कोई रोड़ा आ रहा है, तो आपकी जवाबदारी इस रोड़े को दूर करने की। ट्रू ये मेरा मत है। इसके लिए मैंने जो भी अब मुद्दा मैंने उठाया, आजकल जो मेरा मेन काम है, मैं एक मूवमेंट चला रहा हूँ सेव कल्चर से भारत फाउंडेशन के नाम पे, जिसका उद्देश्य है कि भारत में पूर्ण रूप से पोर्नोग्राफी बंद हो। अभी जो 25 ऐप अभी बैन हुए, OTT बैन आप लोग अभी था ऑल्ट बालाजी और सब, वो हमारा जो ग्रुप का जो मूवमेंट है उसकी वजह से वो स्टेप लिया है। जी आज जो सरकार इसमें कर रही है उसके अंदर हमारा भी एक रोल है। जी 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 तो मैंने क्यों उठाया है? मैं RTI कमिश्नर था, जी मैंने अच्छा काम किया था। RTI कमीशन 14,400 अपील डिस्पोज की थी, हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कमीशन। मैं चाहता तो थोड़ा और एक सॉफ्ट एक एटीट्यूड रख के मेरे को कोई हासिल करा था, कोई पोस्ट, कोई गवर्नर बन जाता, कोई चेयरमैन बन जाता, राइट MP बन जाता, समझो आप, ट्रू ट्रू समझा। लेकिन मैंने ये रास्ता चुका क्योंकि नाइस जो भी बलात्कार हो रहे हैं देश के अंदर वो पोर्नोग्राफी को देख के हो रहे हैं। अभी एक डिस्ट्रिक्ट की खबर आई है, फिगर्स आई है
आंध्र प्रदेश की जी विजयवाड़ा जो जिसका कैपिटल है वो डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जी उसमें एक साल में 220 बलात्कार हुए। हम्म 80% बलात्कारी जो थे वो 18 साल के नीचे के लड़के थे ओहो और सभी पोर्नोग्राफी देख के बलात्कार कर रहे थे। ओहो तो ये देश की समय बड़ी समस्या है, ये ख्याल नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं नेशन फर्स्ट। राइट कोई इसकी बात नहीं कर रहा, कोई चर्चा नहीं कर रहा, गॉट इट तो ये इसको बोलते हैं नेशन फर्स्ट। मैं यहाँ पे दाखला दिया, जी मुझे मेरा जी दाखला देना पड़ा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ मुझे लगा कि दाखला ठीक है। ये नहीं नहीं ट्रू 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 नेशन को जो भी नुकसान कर रहा हो वो काम नहीं करना, वो काम नहीं करना है। भले पूजा नहीं करो एक बार। हाँ यानी कि नेशन फर्स्ट, दिस इज योर कोर फिलोसफी कि आपको देश को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखना है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर यू हैव टू मेक श्योर। सब चीजों का समाधान है। राइट आप देखो ना कि यही वीर सावरकर हिंदू महासभा ज्वाइन की, फिर गांधी मर्डर में इनको फंसा लिया नेहरू जी ने गलत तरीके से। जब इनका देहांत हुआ बिल्कुल अननोन आदमी हो गए थे बेचारे। आज उनकी फिलोसॉफी बिल्कुल 370 हटके से हटाया। 370 हटाना मतलब क्या है? सावरकर का विजन है। राइट राम मंदिर के द्वार खोलना, ये सावरकर का विजन। राइट तो एक 50-60 साल का, एक 60 साल का, 70 साल का एक वो गैप हो गया बीच में जी कि सावरकर की बात तो सही पड़ रही है। राइट गॉट इट जैसे महाराणा प्रताप का मैंने आपको बताया जी कि महाराणा प्रताप जो है लास्ट में तो जीते ही थे ना वो। भाई चित्तौड़ नहीं जीत पाए, बाकी सब तो उन्होंने जीत लिया। राइट उसका जिक्र नहीं आता है ज्यादातर। हाँ, तो सत्य के रास्ते पे चलने से नुकसान होता है, ये बात गलत है। ये बात गलत साबित होती है। सत्य के रास्ते पे चलने से वो गांधी जी की जो फिलोसॉफी थी, भले सत्य की बात करते थे, पर उनकी ये दो जो थे, जो उनके सिद्धांत, हिंदू मुस्लिम एकता कोई भी कीमत पे, और संपूर्ण अहिंसा। कोई मार खाए तो मार खाते जाओ, ये तो सत्य की गलत नहीं है बिल्कुल भाई। राइट अगेंस्ट ट्रूथफुलनेस। ट्रू सो बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट, मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है कि वो कौन सा सवाल है जो आप चाहते हैं कि लोग आपसे पूछें लेकिन कोई पूछता नहीं है? नहीं, ये जो गंदगी आ रही है जी पोर्नोग्राफी के, अश्लीलता के माध्यम से, जी ये कितना देश का नुकसान कर रही है, ये अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे। इसमें कोई बचेगा नहीं, ना हिंदू बचेगा, ना मुसलमान बचेगा, क्रिश्चियन बचेगा। सबके बच्चे देख रहे हैं और फोन पे आ रहा है। राइट अभी 2.5 साल पहले हरियाणा गवर्नमेंट ने टैबलेट्स दी पढ़ने के लिए बच्चों को। जी नेट था उसके अंदर, कुछ फिल्टर्स भी थे, बच्चों ने फिल्टर्स तोड़ दिए, वो सब पोर्नोग्राफी दिख रहे थे लड़का। वैसे ये प्रश्न मेरे लिए बहुत वो है कि लोग समझें कि ये भारत का जो नुकसान अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, तुगलक ने नहीं किया, उससे बड़ा नुकसान ये लोग कर रहे हैं आपको इस टाइप का परोस के। राइट जो हमारे संस्कृति को समाप्त नहीं कर पाए, इसमें तो हमारी संस्कृति कुछ सालों में समाप्त हो जाएगी। राइट थैंक यू सो मच उदय जी, फिर से शो पे आने के लिए, और बहुत ही एनर्जी और पूरी ऊर्जा के साथ में आप बात करते हैं, काफ़ी मज़ा आया, एंड आई एम श्योर ऑडियंस इज गोइंग टू लव दिस एज वेल। थैंक यू।